नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुरजीत परमार। देखिए, भारत के पड़ोस में एक ऐसा फाइटर जेट तैयार हो रहा है जो आने वाले वर्षों में साउथ एशिया के पूरे एयर पावर इक्वेशन को बदल सकता है। और सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि इसे टर्की बना रहा है, बल्कि चिंता ये है कि अगर यही फाइटर जेट पाकिस्तान की एयरफोर्स तक पहुंच गया तो भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। इस फाइटर जेट का नाम है कान। जी हाँ, टर्की का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम कान। अब सवाल यह है कि आखिर टर्की ने ऐसा क्या बना दिया है कि भारत के लिए इसकी खबर इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। और जब भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर एमका भी अपनी डेवलपमेंट के दौर में है, तो क्या आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के पास कान और भारत के पास एमका के बीच एक नया स्ट्रेटेजिक कंपटीशन देखने को मिल सकता है? तो आइए पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, किसी देश का 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम शुरू करना ही अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नया एयरक्राफ्ट बनाने की बात नहीं होती। यहाँ बात होती है एडवांस एयरक्राफ्ट डिजाइन की, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की, एवियोनिक्स और सेंसर की, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन की, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की, और सबसे मुश्किल फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी की। और टर्की ने इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया है। कान अभी डेवलपमेंट और टेस्टिंग जर्नी में है, लेकिन टर्की अब इसे सिर्फ प्रोटोटाइप के रूप में नहीं देख रहा है। टर्की ने 2026 में कान के लिए अपनी एयरफोर्स के साथ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आगे बढ़ाया है। और यहीं से भारत के लिए कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशन पहले से ही काफी मजबूत है और कान प्रोग्राम में पाकिस्तान की संभावित भागीदारी को लेकर भी चर्चा होती रही है। अब जरा सोचिए कि अगर आने वाले वर्षों में पाकिस्तान इस प्रोग्राम में डीपर तरीके से शामिल हो जाता है और उसे कान जैसी 5th जनरेशन कैपेबिलिटी हासिल होने लगती है, तो भारत के सामने क्या सिचुएशन होगी? भारत के लिए तो ये बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। देखिए, थ्रेट का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को कान मिल गया। थ्रेट एनालिसिस का मतलब है कि अगर पाकिस्तान को भविष्य में ऐसी कैपेबिलिटी मिलती है तो उसका भारत पर क्या स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट होगा। क्योंकि डिफेंस प्लानिंग आज की तस्वीर देखकर नहीं होती, वो अगले 5, 10 या 15 साल की संभावनाओं को देखकर की जाती हैं। अगर पाकिस्तान फ्यूचर में कान प्रोग्राम का हिस्सा बनता है तो भारत को एक ऐसे पड़ोसी का सामना करना पड़ सकता है जिसके पास एडवांस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम का पूरा एक्सेस होगा। और उस समय भारत की सबसे बड़ी चुनौती एयरक्राफ्ट की क्वालिटी नहीं होगी, बल्कि चुनौती होगी टाइमिंग की। क्योंकि सवाल ये होगा कि क्या भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट उस समय तक पर्याप्त नंबर और मैच्योरिटी के साथ तैयार हो पाएगा। देखिए, भारत का एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ये सिर्फ एक फाइटर जेट प्रोग्राम नहीं है, ये भारत के लिए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए देश एडवांस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी तैयार करना चाहता है। लेकिन इसे ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट तक पहुंचाने के लिए डिजाइन से लेकर प्रोटोटाइप, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और प्रोडक्शन तक कई स्टेज पार करनी होंगे। और इसी वजह से एमका की कहानी में सबसे बड़ा सवाल है स्पीड। क्योंकि जहां टर्की का कान डेवलपमेंट से प्रोडक्शन की दिशा में तैयार है, वहीं भारत का एमका अभी डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप फेज की ओर ही बढ़ा है। हालांकि भारत ने अब इस प्रोग्राम को तेजी देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी बड़ी भूमिका दी है। 2026 में एमका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम्स को आरएफपी जारी किया गया। यानी भारत को अब आकर ये समझ में आया कि इतने बड़े प्रोग्राम को केवल ट्रेडिशनल गवर्नमेंट डेवलपमेंट मॉडल से आगे ले जाना काफी नहीं होगा। क्योंकि एमका की सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है एमका का इंजन। क्योंकि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन केवल एक कंपोनेंट नहीं होता है, ये एयरक्राफ्ट की ओवरऑल कैपेबिलिटी और डेवलपमेंट इकोसिस्टम का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एमका के शुरुआती रोड मैप में जीई एरोस्पेस का F414 इंजन शामिल है। यानी एयरक्राफ्ट प्रोग्राम तो भारत का है, लेकिन प्रपल्सन टेक्नोलॉजी के मामले में शुरुआती स्टेज पर फॉरेन डिपेंडेंसी अभी भी बनी रहती है। और यहीं से भारत के सामने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन आता है कि क्या हम सिर्फ एयरक्राफ्ट का एयर फ्रेम बनाएंगे या धीरे धीरे उसकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर भी अपना कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि अगर भारत को आने वाली जनरेशन में जेन्युइनली सेल्फ रिलायंट एरोस्पेस पावर बनना है तो इंजन टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसी को देखते हुए अगस्त 2026 में रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोल्स रॉयस ने भारत में इंडिजिनस कॉम्बैक्ट इंजन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल से एमका मार्क 1 में यही इंजन लगने वाला है, बल्कि इसका असली महत्व इससे भी बड़ा है। देखिए, भारत फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम्स के लिए अपनी इंडिजिनस इंजन कैपेबिलिटी डेवलप करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। और अगर ये कैपेबिलिटी सफल होती है तो आने वाले वर्षों में भारत की डिपेंडेंस कम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर MK1 शुरुआत है तो भारत का अल्टीमेट गोल क्या है? देखिए, भारत का अल्टीमेट गोल है एमका मार्क 2। इसे ऐसे समझिए, एमका मार्क 1 को आप भारत की 5th जनरेशन जर्नी का फाउंडेशन समझ सकते हैं। लेकिन फ्यूचर एमका वेरिएंट के मार्क 2 में भारत का लक्ष्य ज्यादा एडवांस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और प्रपल्सन कैपेबिलिटी की ओर बढ़ना है। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्क 1 खराब है और मार्क 2 अच्छा है, बल्कि कहानी ये है कि मार्क 1 से इंडिया कैपेबिलिटी बिल्ड करेगा और मार्क 2 से फ्यूचर वेरिएंट में उसी कैपेबिलिटी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ा सवाल
कि अगर फ्यूचर एम का मार्क 2 तैयार होता है तो क्या वो टर्की के फाइटर जेट कान से बेहतर होगा? इसका ईमानदारी से जवाब है कि आज से ये कहना कि एम का निश्चित रूप से कान से हर पैरामीटर में बेहतर होगा अभी सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्रोग्राम्स की फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, टेस्टिंग और ऑपरेशन मैच्योरिटी अभी भविष्य की चीजें हैं। लेकिन भारत की एम्बिशन साफ है कि एक ऐसा इंडिजिनस फाइटर इकोसिस्टम तैयार करना जिसमें एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन और फ्यूचर प्रपल्सन टेक्नोलॉजी पर भारत का ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो। अब कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, मान लीजिए आने वाले वर्षों में पाकिस्तान और टर्की की डिफेंस पार्टनरशिप और मजबूत होती है, और एक बार को मान लीजिए कि पाकिस्तान कान प्रोग्राम में डीपर इन्वॉल्वमेंट हासिल कर लेता है, और ये भी मान लीजिए कि उस कैपेबिलिटी का इंडक्शन उस समय होता है जब भारत का एम का अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है, तो क्या होगा? देखिए, तब भारत के सामने एक कैपेबिलिटी गैप को मैनेज करने की चुनौती हो सकती है, और यही कारण है कि एमका की टाइमलाइन इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिफेंस में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि हमारे पास फ्यूचर में क्या होगा, बल्कि ये भी मायने रखता है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी कब होगी। और यही कान की कहानी का भारत के लिए सबसे बड़ा लेसन है। देखिए, अब आप पूछेंगे कि जब भारत को गैप दिख रहा है तो फिर कोई फॉरेन 5th जनरेशन फाइटर क्यों नहीं खरीद लेते? F-35 की चर्चा होती है, Su-57 की चर्चा होती है, लेकिन यहाँ भारत के सामने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डायलेमा है। अगर भारत शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पूरी तरह फॉरेन सॉल्यूशन पर चला जाता है तो इंडिजीनियस एमका प्रोग्राम की प्रायोरिटी और रिसोर्सेज पर उसका असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत केवल एमका का इंतजार करता है तो इंटर्म पीरियड में कैपेबिलिटी गैप को मैनेज करना पड़ेगा। यानी भारत को दो चीजों के बीच बैलेंस बनाना है, आज की रिक्वायरमेंट और कल की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। और मैं कहूंगा कि ये किसी भी मेजर डिफेंस प्रोग्राम का सबसे कठिन फैसला होता है। अब पूरी कहानी को एक साथ जोड़िए। टर्की ने कान के जरिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटी डेवलप करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान और टर्की के डिफेंस रिलेशंस इस डेवलपमेंट को भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिकली रिलेवेंट बनाते हैं। अगर फ्यूचर में पाकिस्तान को कान प्रोग्राम में मीनिंगफुल कैपेबिलिटी मिलती है तो साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट बदल सकता है। अब आपकी राय क्या है? क्या भारत को एमका को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को और आगे बढ़ाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद।